ओके, सो हमने अपने पीछे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो भी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके दो एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जब हम जो हमारा ड्यूअल एक्सपेक्ट है वो आपका डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल, जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है वो आपका ड्यूअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है। तो ड्यूअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट। फर्स्ट होता है आपका गिविंग ऑफ बेनिफिट, सेकेंड इज अ गिविंग ऑफ रिसीविंग ऑफ बेनिफिट। तो एक तरफ जहां आपका डेबिट हो रहा होता है किसी ट्रांजेक्शन से, दूसरी तरफ उसी ट्रांजेक्शन से कोई अकाउंट क्रेडिट इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसी चीज को कहते हैं डबल एक्सपेक्ट। ओके, या डबल एंट्री सिस्टम, समझ आया? और डबल एंट्री सिस्टम को आप कंप्लीट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अब। More reliable as possibilities of fraud and misappropriations are minimized. डबल एंट्री सिस्टम क्या करता है, जब एक ट्रांजेक्शन दो जगह पे रिकॉर्ड होती है, एक डेबिट एक्सपेक्ट से और क्रेडिट एक्सपेक्ट से, इसकी वजह से क्या होता है, जो मिस एप्रोप्रिएशन होना होता है, मिस एप्रोप्रिएशन मीन्स कोई गड़बड़ी ना कर दे, कोई फ्रॉड ना कर दे, है ना, वो बच जाता है, वो मिनिमाइज्ड हो जाता है। द अर्थमेटिक एक्यूरेसीज इन द रिकॉर्ड कैन मोस्टली बी चेक बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब कोई भी, अगर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई, या किसी ट्रांजेक्शन्स को बस एक ही जगह पे रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो उस चीज़ को भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए कैसे पता करेंगे, हम उसका ट्रायल बैलेंस, ट्रायल अकाउंट बनाएंगे। जब भी हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में हमें पता चल जाएगा कि किसी एंट्री का कोई भी ड्यूल रिस्पेक्ट से रिकॉर्डिंग की गई है या नहीं की गई, क्योंकि वो मैच करना चाहिए उसका डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस का। The system of double entry can be implemented by big as well as a small organization. अब जो डबल एंट्री सिस्टम है उसे बिग ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकता है और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। सिंगल एंट्री में जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, इसे आप इज नॉट अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये कंप्लीट नहीं है बिकॉज इसके टू फोल्ड इफेक्ट नहीं होते हर ट्रांजेक्शन के। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल अकाउंट्स, ओनली पर्सनल अकाउंट और कैश बुक आर मेंटेन। अब यहाँ पर सारे अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाते, सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन की जाती है। In fact, this is not a system but a lack of system as no uniformity is maintained. तो ये क्या है, यहाँ पर ये सिस्टम की कमी है, कंप्लीट सिस्टम नहीं है ये। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होती मेंटेन करने की रिकॉर्डिंग को, कि किस एक्सपेक्ट से, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग के जो खुद के प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं की जाती। ठीक है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसके अंदर ओनली वन एक्सपेक्ट इज रिकॉर्डेड फॉर द अदर बोथ एक्सपेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। अकाउंट्स मेंटेन अंडर दिस सिस्टम इज इनकम्प्लीट। कैसा सिस्टम होता है ये, इनकम्प्लीट सिस्टम होता है, अनसिस्टमैटिक एंड देयरफॉर नॉट रिलायबल। ये रिलायबल भी नहीं होता है एज कंपैरिजन जैसे आपने करा ड्यूल सिस्टम के अंदर, वहां पर क्या था, मिस एप्रोप्रिएशन कम हो जाता है, फ्रॉड कम हो जाता है, रिलायबल होता है, वो चेक किया जा सकता है उसे ट्रायल बैलेंस से। बट सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो रिलायबल भी नहीं होता, फ्रॉड भी इजीली किया जा सकता है। ठीक है, the system is however followed by small business firms. It is very simple and flexible. तो जो मोस्टली जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो स्मॉल फर्म्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत सिंपल होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो
तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट दैट कैन बी टू ब्रॉड अप्रोचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो ये क्या है आपका, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इसके अंदर जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये रिकॉग्नाइज करते हैं रिवेन्यू और कॉस्ट को, ठीक है। तो इसके लिए हम दो ब्रॉड अप्रोच लगाते हैं अकाउंटिंग की। फर्स्ट होता है कैश बेसिस एंड दूसरा होता है एक्यूरल बेसिस। अब आपको समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय द कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय द एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग दो तरीके से की जाती है, कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस, ओके। Under the cash basis, entries in the book of account are made when cash is received or paid. Note when the receipts and payment become due. तो ड्यू मीन्स अगर आपने कोई जैसे कोई अपने अपने फॉर्म के अंदर कोई भी चीज सेल आउट करी, ठीक है, या परचेज, ठीक है, सेल आउट करी अपने अपने फॉर्म में, तो उस सेलिंग वाले प्राइस को अगर आप जब तक नहीं लिखोगे अकाउंटिंग में, जब तक आपको उसका कैश मिल नहीं जाता, समझ गए। तो जब तक आपको सेलिंग वाले कमोडिटी के, जब तक आपको कैश नहीं मिल जाता उसका, तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर पेमेंट ड्यू है यानी अभी तक नहीं मिली, ड्यू का मतलब अभी तक नहीं मिली, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। इफ द ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2005 इज पेड इन जनवरी, अब ध्यान रखो दिसंबर 2005 का रेंट आपने जनवरी में पे किया है, तो उसे जनवरी में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि दिसंबर में रिकॉर्ड किया जाएगा, समझ गए। बिकॉज कैश बेसिस के अंदर जब आपको चीज रिसीव होती है कैश बेसिस पर, आप उसे तभी रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। Similarly, sale of goods is on credited in the month of January 2006 would not be recorded in January but say in April when the payment for the same is received. तो अगर आपने कोई गुड्स हैं वो सेल किए थे जनवरी में 2006 में, लेकिन उनकी पेमेंट आपको अप्रैल में मिली, तो आप उसको कब रिकॉर्ड करोगे, अप्रैल में या जनवरी में? हाँ, दैट इज अ कैश बेसिस अकाउंटिंग, ओके। In this system, the incompatible with the matching principle, which state that revenue of period is matched with the cost of the same period. अब ये क्या है, जो मैचिंग प्रिंसिपल है ये उससे इनकम्पैटिबल जा रहा है। बिकॉज मैचिंग प्रिंसिपल देखो क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि जिस पीरियड का रिवेन्यू होता है उसमें से उसी पीरियड के जो कॉस्ट होते हैं उसको निकाला जाता है, ठीक है, वो मैच करनी चाहिए, समझ गए। ये आपका मैचिंग प्रिंसिपल बताता है कि जिस पीरियड का जो एक्सपेंडिचर है उसको उसी पीरियड के रिवेन्यू में से आप डिडक्ट करोगे, यही बताया था मैंने आपको। लेकिन कैश बेसिस जो है वो इससे कंपैटिबल नहीं है। कैश बेसिस में क्या हो रहा है कि आपकी सेल हो रही है जनवरी में, लेकिन आप उसकी एंट्री कर रहे हो अप्रैल में, क्योंकि आपको कैश अप्रैल में रिसीव हुआ। तो इससे क्या हुआ कि अगर कोई एक्सपेंसेस आपका जनवरी में हुआ होगा तो आपको जनवरी में ही उसी रिवेन्यू, और ये आपको रिवेन्यू भी जनवरी में हुआ है क्योंकि सेल तो आपकी जनवरी में हुई है ना, तो आपको जनवरी के सेल के बिहाफ से ही जनवरी के एक्सपेंसेस को खत्म करना चाहिए। लेकिन नहीं, कैश बेसिस के अंदर क्या होता है, जब आपको कैश रिसीव होता है आप उसकी एंट्री तब करते हो, समझ गए। The simple, this method is inappropriate for most organization as profit is calculated as a difference between the receipts and disbursement of money from the given period rather than happening in the transaction. तो ये वाला जो मेथड है वो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ठीक भी नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर रिसिप्ट्स और मनी के एक्सपेंडिचर्स के बीच में डिफरेंस हो जाता है। यानी आपको रिसिप्ट्स ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर आपका किसी और टाइम का होता है, और रिसिप्ट्स और आपकी मनी, और जो आपकी पेमेंट रिसिप्ट्स ऑफ मनी होती है वो किसी और पीरियड ऑफ टाइम की होती है, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस में आपका डिफरेंस आ जाता है, समझ गए। ये होता है इससे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूरल बेसिस की। The revenue and cost are recognized in the period in which they occur rather than they are paid. अब देखो, लेकिन एक्यूरल बेसिस इस चीज की बात करता है कि जो भी रिवेन्यू है या जो कॉस्ट है वो उसी ईयर में रिकॉग्नाइज की जाएगी जब वो हुई है। यानी एक्यूरल बेसिस प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि अगर आपकी सेल जनवरी में हुई है और आपको कैश अगर उसका अप्रैल में रिसीव हुआ है, तो आप उसे अप्रैल में ना दिखाकर जनवरी में ही दिखाओगे, समझ आया। ये होता है एक्यूरल बेसिस। इन दोनों में तुझे फर्क पड़ा, आपको फर्क पता चला इन दोनों में?
बताओ क्या क्या फर्क पता चला आपको? कैश सिस्टम बताओ मुझे, कैश बेसिस वाला एग्जांपल देखिए बता दो। एग्जांपल देखिए बताओ मुझे, कैश बेसिस क्या है? पहली चीज तो आप ठीक से सुन नहीं रहे हो, पता नहीं कहाँ ध्यान है आपका। मैंने आपको कैश बेसिस में बताया कि कैश बेसिस में आपकी रिकॉर्डिंग तब की जाती है जब आपको कैश रिसीव होता है। अगर आपकी सेल जनवरी में हुई है लेकिन उसका कैश आपको अप्रैल में रिसीव हुआ है तो आप अप्रैल में एंट्री करोगे। लेकिन एक्यूरल बेसिस में मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सेल जनवरी में हुई है और आपको पेमेंट अगर अप्रैल में रिसीव हुई है लेकिन आप उसकी एंट्री जनवरी में ही करोगे, क्योंकि एक्यूरल बेसिस सिस्टम ये कहता है कि जिस पीरियड का रिवेन्यू है और कॉस्ट जिस पीरियड में रिकॉग्नाइज हुई है आपको उसी टाइम पे उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ना कि दूसरे टाइम पे। चीजों को कान खोल के सुना करो कि मैं क्या समझा रहा हूँ। A distinction is made between the receipts and cash and right to receive cash and payment and cash legal obligation to pay cash. Under this system, the monitor affect the transaction is taken into account in the period in which they are earned rather than they are period in which cash is actually received. Paid by enterprise. अब देखो क्या होता है, ये वाला सिस्टम क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। मान लीजिए आपने अपना रूम आज रेंट पे दिया, ठीक है, तो आपकी इनकम कब से जनरेट हुई? आज से या एक महीने बाद से? आज से आपकी इनकम जनरेट होगी। तो एक्यूरल बेसिस ये कहता है कि जब आपको ऐसा प्रिज्यूम हो जाए कि आपका रिवेन्यू जनरेट हो गया, आप उसे तभी रिकॉर्ड कर लीजिए। लेकिन एक्चुअल में आपका अमाउंट कब रिसीव होगा रेंट का? जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा तब। समझ गए? एक्चुअल में ये होगा, यानी आप जो रेंट जो रिसीव हुआ है आपको, वो एक्चुअल आपकी प्रॉपर्टी तब बनेगी जब वो 1 मंथ यूज कर लेगा आपके रूम को, है ना। अगर वो 15 डेज यूज करता है लेकिन रेंट तो आपने पूरा ले लिया, तो आपको 15 डेज का उसको रेंट वापस करना पड़ेगा। समझ गए? ये होता है। लेकिन आप एंट्री पहले ही कर लेते हो पूरी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है एक्यूरल बेसिस के अंदर। दिस इज अ मोर अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड एक्सेस एक्सपेंसेस मैचिंग अगेंस्ट द रिवेन्यू अर्न एंड रिलेशन देयरटू। हाँ, लेकिन ये एक अप्रोप्रिएट मेथड होता है प्रॉफिट और एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस को मैच करने का, बिकॉज इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि आपको जिस पीरियड का रिवेन्यू है आपको उसी पीरियड के कॉस्ट से, या जिस पीरियड की कॉस्ट है आपको उसी पीरियड के रिवेन्यू से उसको आपको फिनिश करना पड़ेगा, नहीं मैच होने चाहिए। The raw material consumed are matched against the cost of the goods sold. अब जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया गया है उसको किसके अगेंस्ट आप मैच करोगे? जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? एक ऐसा गुड्स जो जिसकी जितनी एक्चुअल कॉस्ट थी उसी प्राइस से। समझ गए? जैसे एक शॉपकीपर है, आपकी शॉप है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको मिल्क जो है जब आप लेके आते हो अपनी शॉप के लिए तो आपको 24 का पैकेट पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप सेल करते हो तो आप उसे 26 में सेल करते हो, ओके। लेकिन आपने मिल्क खुद ही यूज करा, तो बताओ उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी? 26 या 24? यस, इसे ही कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जो आपने गुड्स की सोल्ड की जो रियल कॉस्ट थी आपने उसी पे कंज्यूम किया, लेकिन जब आप किसी कंज्यूमर को देते हो तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 26। समझ आया? ये दोनों में फर्क होता है।